हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स काफ़ी बड़ा हो गया था टॉपिक, इसलिए मैंने उसका सेपरेट वीडियो दे दिया आपको। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर आपका। बहुत ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितना बड़ा चैप्टर है उस हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते नहीं हैं, लेकिन इस पर चांस है कि इससे क्वेश्चंस अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग क्या क्या आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला चीज़ जो आपको आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, एकदम समझो कि कोई क्वेश्चन आउट हो गया बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ 100% श्योर है इस बार आना ही आना है, एकदम पेपर लीक हो गया है। ओके, अब आप अगर इसको याद करके नहीं जाओ तो वहाँ जाके अपना माथा मत पकड़ना। ठीक है, चलो देख लो, फटाफट समझ लो और समझ के इसको याद कर लो। पक्का है आएगा ही आएगा। ठीक है, पेपर आउट हो चुका है, बोल दिया मैंने। ओके, फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए क्या है फैराडेज लॉ ऑफ एनालिसिस। तो पता है आपको फैराडेज लॉ ऑफ एनालिसिस, मैं डायरेक्ट कूद गया फैराडेज लॉ में, है ना। चैप्टर को बिना कुछ इंट्रोड्यूस कराए, क्या ज़रूरत है, सब पढ़ चुके हो, बस रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चंस देख रहे हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो कि कहाँ है, किसी का नोट्स कहीं होगा, कोई कैसे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, लास्ट टाइम है, जल्दी देख लो। फैराडे लॉ में 2 लॉ आपके पास कौन कौन सा, एक आपको फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकेंड लॉ। हाँ सर, बस फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, याद करना कितना आसान है ना। हाँ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ यही लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, पहला लॉ हमारा क्या होता है, वो होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि डिपॉजिट होना है, ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रोड से उसको बाहर निकलना होता है, डिसॉल्व होना होता है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व होता है, ओके, डिप्लेशन या फिर डिपोजिशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोड पे अगर डिपॉजिट होता है, या अमाउंट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें सीधा। ठीक है, तो सीधी बात करती है अमाउंट ऑफ रिएक्शन। तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन जो हुआ करेगा वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है उसको हम लोग अमाउंट ऑफ करंट बोल देते हैं। हालांकि करंट आपको पता है कि करंट फ्लो ऑफ चार्ज है पर टाइम। तो अमाउंट की अगर बात करेंगे तो अमाउंट में हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज ही कहा करेंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपका फ्लो करेगा किसी इलेक्ट्रोलाइट से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ रिएक्शन के। तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, या अमाउंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करेंट। ठीक है, कह देते हैं अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो ये था पहला नियम, पहला फर्स्ट लॉ। ओके, जितना ज़्यादा चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करेगा, ओके, या जितना ज़्यादा करंट दीजिएगा, जितना ज़्यादा समय तक, करंट के साथ में टाइम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप करंट देते हैं, जितना ज़्यादा टाइम तक, ओके, उतना ज़्यादा आपका सब्सटेंस मतलब रिएक्शन होगा, और उतना रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने में क्या होगा, या तो डिपोजिशन होगा, या तो डिप्लेशन होगा, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला लॉ यही है। इसके लिए आपने दिखाया, क्या दिखाया कि अमाउंट के लिए आपने W दे दिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ में। ओके, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिए, Q, अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने कहा है ना। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये कर देना है। Q को आप फिजिक्स में पढ़े ही हो फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है, IT। ओके, तो IT कर लीजिए, और अमाउंट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT कर दिया। ठीक है, एक अमाउंट है और एक है आपका उधर चार्ज, दोनों बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल है। और आपको पता ही है प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। यस, बताइए। अब चूँकि देखिए ये जो अमाउंट हुआ करता है, ये अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा चार्ज है, या कितना ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रिएक्शन में, जिसको हम लोग बोले थे N। क्या बोलते हैं, N। यस, ओके, वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में भी आया था आपका। ठीक है, इसके बाद लॉ इक्विवेलेंस दूसरा जो आएगा। ओके, तो N से आपको पता चलेगा क्या कि कोई भी सब्सटेंस अगर है आपके पास, ठीक है, उसका अगर मोलर मास आपको पता है, क्योंकि मोलर मास से ही आप निकाल पाओगे कि कितना अमाउंट उस पर डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट उससे डिप्लेशन हुआ, या रिएक्शन कितना ज़्यादा हो पाया। तो रिएक्शन कितना ज़्यादा हो पाया तो उसके लिए आपको N ही पता होना चाहिए। ठीक है, N यहाँ पे आ गया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, तो वही डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो पा रहा है। यहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अगर देखेंगे, या अमाउंट ऑफ डिप्लेशन ऑफ सब्सटेंस देखेंगे इलेक्ट्रोड से, या इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपोजिशन देखिएगा, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि W बिकम्स इक्वल्स टू वो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका आपको पता होना चाहिए मोलर मास।
ओके। उसके साथ साथ मोलर मास अगर पता हो तो जितना मोलर मास है उसके अकॉर्डिंग डिपोजिशन होगा, आप कितना चार्ज इस पे दे रहे हैं और कितना चार्ज में कितना डिपोजिशन होता है। तो ये आपको फैराडे यहीं से बताया था, ठीक है, फैराडे लॉ। और इसी में एक हमारे पास, ठीक है, अमाउंट का एक यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट आ रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फैराडे। ओके, 1 फैराडे अमाउंट का यूनिट हो गया 96,500। आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए याद रखिएगा, ऐसे आपको तो पता है 96,487, ठीक है, यही था आपका कूलम। तो एक्चुअली में ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो 1 फैराडे इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज है ये, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब पता ही आपको, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करने नहीं हम आए हैं, ठीक है। 96,047 की जगह पे आप लिख लीजिएगा 500 कूलम। अब इसी को हम लोग ने F लिखा, तो 96,500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कराता है। तो IT कूलम का चार्ज जो होगा कितना का कराएगा, तो करना क्या है आपको, इसमें डिवाइड कर देना होगा 96,500 से या फिर F से, ठीक है, यही F करा रहा है हमारा ये। तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कितना होगा, इसका पता चल जाएगा आपको। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जितना हुआ उसके अकॉर्डिंग मास डिपॉजिट होगा, लेकिन मास में यहाँ पे अब मोलर मास से नहीं इक्विवेलेंट मास से पता चल पाएगा। अगर इक्विवेलेंट मास नहीं पता है तो हमको ये जानना होगा कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैग्नीशियम आयन Mg2++ की बात करते हैं। अगर इसका डिपोजिशन की बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम करते नहीं हम लोग, कॉपर का ही कर लेते हैं, ठीक है, चलो ये भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है नहीं करते हैं। ओके, कॉपर 2+ आयन है, तो कॉपर 2+ आयन है तो उसमें 2 मोल, और कॉपर 1+ आयन है तो उसमें 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर का डिपोजिशन कराएगा, ठीक है। देखो बड़ा ध्यान से, कॉपर 1+ की बात करते हैं, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलम से 1 मोल कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। लेकिन कॉपर 2+ की बात करेंगे तो यहाँ अगर 1 मोल आप दीजिएगा 96,500 कूलम या 1 फैराडे चार्ज अगर फ्लो करता है इस सॉल्यूशन से, कॉपर 2+ के सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही न्यूट्रलाइज कर पाता है, दूसरे को नहीं कर पाएगा। या फिर हम कहें ½ मोल कॉपर को ही ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा या डिपॉजिट करवा पाएगा, ठीक है। तो आधा मोल कॉपर को ही डिपॉजिट करवा पाएगा। तो ये मोलर मास जितना भी है कॉपर का उसका आधा ही डिपॉजिट हो पाएगा, तो वो फैक्टर कहलाता है N। तो आप N जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो होता है, या कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना लॉस गेन हो रहा है, हमने रिडॉक्स में देखा था, ठीक है, वही है ये N फैक्टर। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बैलेंसिंग करने के बाद जो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जो हो रहा था इक्वल करना था हमें, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इक्वल जितना अमाउंट ऑफ रिडक्शन उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है रिडॉक्स, ठीक है। तो N वो ही N यहाँ पे पुट करना है आपको, या फिर चार्ज अगर पता है तो चार्ज वाला N पुट कर दीजिए। इस तरह से आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जो होगा वो निकल जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है या फिर इससे न्यूमेरिकल आ सकता है कि कितना सब्सटेंस पक्का है, आएगा एकदम 100% आएगा, रट लो, ठीक है, रट लो, एकदम याद कर लो। एग्ज़ाम में बहुत बच्चे ने आंसर किया था, लेकिन बहुत बच्चे इसको अभी भी सही से आंसर नहीं कर पाए हैं। जेड वगैरह लिख रहे थे, ठीक है, ZIT कर रहे थे, और जेड क्या था, कोई एक्सप्लेन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में इसको ध्यान रखना है। मोलर मास डिवाइड बाय N, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, ठीक है, ओके। और इधर आपको रखना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है कि जो आप अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो अपॉन 1 मोल का चार्ज डिवाइड कर दीजिए, तो उतना मोल आपने इलेक्ट्रॉन दिया, ये पता चल जाता है IT/F से, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये पहला लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ में आपको इतना ही लिखना है, इसे लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे E लिख दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, और अच्छी बात है, ठीक है। तो E और यहाँ हो जाएगा क्या, IT/F, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके। तो EIT/F या फिर EQ/F ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना हो पाएगा। तो पहला लॉ क्या कह रहा है, फिर से याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लो बाबू, ये पक्का है, आएगा, बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, आएगा, ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन आना ही है। क्या चीज़, कि अमाउंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन,
ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ, ठीक है, रिएक्शन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड और डिप्लेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो, दो डेफिनेशन दे देना, ठीक है, क्या दिक्कत है। ओके, अमाउंट ऑफ रिएक्शन को लेके भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिप्लेशन का भी, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों दे सकते हैं, ठीक है, जितना याद रहे उतना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या हो रहा था कि अगर, हाँ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है, फिर पूछेगा, इस बार पक्का है पूछेगा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड लॉ अगर देखते हैं हम लोग, तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या दे रहा है कि क्या होगा। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा आपका, ये बता रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन को अगर आप सीरीज़ में जोड़ दो, या फिर सीधा कहें कि 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है आप जानते हो, हाँ, पूछेगा, वो भी पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो भी डिफाइन करने पूछ देगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बता देता हूँ क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपने पास है तो उससे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए, या सीधा कहिए सेम अमाउंट का चार्ज, सीधी सी बात, ठीक है। तो सेम अमाउंट का चार्ज अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पास करा रहे हो, तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हर एक सेल में बराबर होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्शन हर एक सेल में बराबर होगा। अब यहाँ अमाउंट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा, लेकिन ध्यान दिया गया है क्या, इक्विवेलेंट वेट को लेके, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को लेके, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट में फिर कह रहा हूँ क्योंकि वेट ही टर्म चलता था, ठीक है। अब हम लोग इक्विवेलेंट मास बोलते रहते हैं, ओके। तो ये जो था आपका, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सेकेंड लॉ आपका, इसमें ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है अपने पास में और सब में सेम अमाउंट का चार्ज, ठीक है, फ्लो हुआ, तो सब में अमाउंट ऑफ रिएक्शन भी सेम होगा। या हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आप बना दीजिएगा और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिएगा और इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल दीजिएगा उसका, और इलेक्ट्रोलाइट तो डाल ही देना है सबका अलग अलग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए और इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए आप। अगर अलग अलग बनाना, अगर अलग अलग ही बनाना है आपको, एक में मान लीजिए कॉपर का दे दिए Cu+ का, ठीक है, एक में हमने क्या कर दिया, Cu+ का कर दिया, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड, दोनों कॉपर का ही देना है हमें, ठीक है। एक में हमने क्या किया, सिल्वर का डाल दिया, ठीक है। और एक में हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक हो गया कॉपर, एक हो गया सिल्वर, एक हो गया एल्युमिनियम, ओके। तो मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो इस तरह से हमें अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस सब को अगर आप इस तरह से जोड़ दीजिए और ये आप इस तरह से, ठीक है, इसमें सप्लाई करिए करंट, है ना। तो ये सब सीरीज़ में आ गए, तो जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा ये हर एक कंटेनर से एक इंस्टेंट में बराबर अमाउंट में करना है, तो जो भी टाइमर हो और चाहे करंट हो, इस तरह से सीरीज में जोड़ने से बराबर हो जाएगा। तो क्या रहा है ये लॉ कि अगर आप यहाँ पे, ठीक है, करंट फ्लो कराइएगा तो इन तीनों कंटेनर में अमाउंट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस या गेन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, एक इलेक्ट्रोड पे लॉस, एक इलेक्ट्रोड पे गेन, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल अगर हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें अगर आ रहा है तो एल्युमिनियम इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा कैथोड, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा एनोड। हर एक में वैसे ही ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ओके। समझ गए बात को, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा कर रहा है एक्ट। अब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन, सिल्वर का डिपोजिशन, एल्युमिनियम का डिपोजिशन, तीनों का अगर एन फैक्टर देखें तो ये अलग अलग है। तो तीनों का मोलर मास जो का मतलब नंबर ऑफ मोल अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल सेम डिपोजिट नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तीनों में सेम डिपोजिट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ, तो नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कह सकते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम, ये तीनों बराबर होगा, ठीक है। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जो मोलर मास होता है, ठीक है, और जितना जो भी मास डिपोजिट हो रहा है उसमें क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना है। अगर इक्विवेलेंट मास को पता नहीं है तो आप मोलर मास और एन फैक्टर दोनों से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बोलते हैं,
ठीक है। तो जो भी मास डिपॉजिट होगा W कॉपर, यहाँ पे बात करते हैं W कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ठीक है। अब उसी तरह से इक्विवेलेंट मास को आप EM कर दीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने E लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से W सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, उसी तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए एल्युमिनियम के लिए W एल्युमिनियम अपॉन 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 इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं इस तरह से, अगर मान लीजिए 1 2 3 कंटेनर हो गया हमारा, तो W1 अपॉन E1 बिकम्स इक्वल टू W2 अपॉन E2 बिकम्स इक्वल टू W3 अपॉन E3, इस तरह से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ओके, समझ गए, चलिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। अब इसमें E1 E2 E3 अगर नहीं कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए मोलर मास में याद है ना, ठीक है, हाँ बता दिया था मैंने आपको कि E1 इज इक्वल टू क्या हुआ, मोलर मास डिवाइड बाय N। तो N अलग अलग, यहाँ के लिए N2, यहाँ के लिए N1, यहाँ के लिए N3, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको पुट कर देना, काम खत्म, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन N कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो E1 इज इक्वल टू इस तरह से, E2 इज इक्वल टू मोलर मास जो भी जिसका भी होगा 2 का, जैसे सिल्वर का अपॉन 1, ओके। तो सिल्वर के लिए 1, जैसे सिल्वर के लिए अगर मोलर मास आपका 108 है तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 108 हो गया। कॉपर के लिए अगर देखेंगे 63.5 है तो डिवाइड बाय 2, यहाँ इस केस में कॉपर 2 प्लस के केस में। उसी तरह से एल्युमिनियम का है 3 प्लस के केस में, ठीक है। तो 27 है तो डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, ओके। इस तरह से क्या करते हैं, ये था आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एकदम पक्का है, ये आएगा याद कर लेना एकदम, ठीक है, रट लो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से जो दूसरा प्रोबेबिलिटी है बहुत इम्पोर्टेंट, वो दिख रहा है स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरा चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इधर पूछा गया है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, इधर मोलर कंडक्टेंस आपको पूछा गया था, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाम से स्पष्ट है, स्पेसिफिक कई बार आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ ही रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, पर यूनिट, यस, ठीक है, पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट मास में निकालते हैं तो हो जाता है स्पेसिफिक। तो चलिए इस बार का ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहा है। एक तो आपका फैराडेज लॉ, दूसरा आपका हो रहा है ये कोहलर्स लॉ बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वो दिख रहा है आपको कि इस बार चांस है वो आएगा, कोहलर्स लॉ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक आपका फैराडेज लॉ, दूसरा हो गया कोहलर्स लॉ, और तीसरा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोहलर्स लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, तो कोहलर्स लॉ एंड दूसरा एक और फैराडेज लॉ, ठीक है। ये 3 एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये 3 कम से कम, ये 3 तो पढ़ के ही जाना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद है आपको, स्पेसिफिक टर्म आ गया तो यूनिट, ठीक है, हाँ यूनिट, जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात किया था आपने, उसमें लेंथ और एरिया को आपने यूनिट कर लिया था, ओके। रेसिस्टेंस निकाला था, रेसिस्टिविटी उसको बोलते हैं हम लोग, वैसे ही इसको भी हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसका दूसरा नाम हो गया क्या हमारा, कंडक्टिविटी, ये वही है कंडक्टिविटी, याद होगा आपको, हाँ, कप्पा, यस, ठीक है, कप्पा, तो ये वही कप्पा कटप्पा वाला है, ठीक है, कप्पा, ठीक है। तो कप्पा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछेगा, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी पूछ दिया है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस आ गया है आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस बार पूछ सकता है, और दूसरा चीज़ क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों देख लीजिए ध्यान से। तो इसकी बात करते हैं क्या, तो वही कंडक्टिविटी, ठीक है, एकदम बिल्कुल, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या, तो कंडक्टेंस ऑफ वन स्पेसिफिक का मतलब होता है एक यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, L/A, ठीक है, सेल कांस्टेंट यूनिट कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद ही है ना, ठीक है।
जी वाला, यस, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस जी, तो जी बिकम्स इक्वल्स टू क्या था हमारा कप्पा के इंटू ए बाई एल, ठीक है। कंडक्टिविटी है ये, तो यहाँ एरिया ऊपर होता है और लेंथ नीचे होता है। रेसिस्टिविटी में एल ऊपर ए नीचे, क्योंकि वो रेसिस्टेंस रोकने काम कर रहा होता है। इसमें जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा लेंथ, ठीक है, उतना कम कंडक्टेंस, जितना कम लेंथ उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा, है ना। चलिए ये हो गया। अब यही ने कहा कि यूनिट अगर हो जाएगा तो जी इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कप्पा, ठीक है। और ये इसका उल्टा कर देंगे, एल बाई ए को हम लोग बोले थे क्या, सेल कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे जी स्टार, यस। तो कप्पा जो हमारा होता है वो कप्पा हो जाता है क्या, ये ए बाई एल है, तो जी स्टार का अब उल्टा हो जाएगा 1 बाई जी स्टार, तो 1 बाई जी स्टार, तो 1 बाई जी स्टार यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी स्टार, ठीक है। आपको याद ही होगा, ठीक है, बस मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर पूछेगा क्या है तो डिफाइन कर लोगे ना, यस, ठीक है। यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, या फिर यूनिट कर देंगे सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट सेल कांस्टेंट का जो कंडक्टिविटी होगा, जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया वाले सेल को जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया वाला जो हमारा पास सेल होगा, उस सेल का जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ख़त्म कहानी, इसमें इतना ही है, इसी को डिफाइन कर देना है अच्छे से आपको, ठीक है। दूसरी बात कर रहा था क्या, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे स्पेसिफिक है वैसे एक टर्म आया इक्विवेलेंट। स्पेसिफिक में यूनिट लेंथ यूनिट एरिया हो गया, लेंथ और एरिया फिक्स हो गया। अब कंडक्टेंस में ही आपको करना क्या है कि इक्विवेलेंट की बात आ रही थी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके। चलिए तो हम लोग बात करते हैं फटाफट दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में करना क्या होगा हम लोगों को कि यही चीज़ देखना है, हमें कंडक्टेंस देखना है, ठीक है। वो इक्विवेलेंट मतलब कि नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सॉल्यूशन ये आपका क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मोलर के लिए हम लोग देखे थे मोलर इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस में हम लोग देखे थे कंडक्टेंस 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ पे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम लोग कनेक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लैम्डा से नोट करेंगे इसको, और EQ ये लिखा करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब इक्विवेलेंट जिसमें यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ हो गया कप्पा अपॉन N, ठीक है, ओके। डायरेक्ट मैंने लिख दिया कप्पा, आप चाहे तो उसको क्या बोलते हो कंडक्टेंस के हेल्प से भी दिखा सकते हो, अदरवाइज इस तरह से दिखा दीजिए कप्पा अपॉन N, ठीक है। कप्पा के लिए आप फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो कप्पा के लिए यहाँ से कर लीजिएगा G इंटू एल बाई ए, तो G इंटू एल बाई ए अपॉन N। इसी को एक्सपेंड कर दें तो कप्पा और अपॉन नॉर्मलिटी क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट लीटर, वॉल्यूम लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम, और ध्यान रखना है इसको लीटर में होगा ये। अगर यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करते हैं हम लोग, जो कि कंडक्टेंस का यूनिट अगर देखेंगे तो ये पर मीटर में या पर सेंटीमीटर में निकाला करते हैं। तो अगर हम लोग पर मीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो यूनिट को लेके यहाँ पे आता है आपका यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट में कप्पा का यूनिट तो हम लोग देखे थे यहाँ पे, ठीक है ना। कप्पा ये हो गया आपका कप्पा का सीमेन पर मीटर, तो ये हो गया सीमेन पर मीटर, लेकिन यहाँ लीटर है तो लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पर मीटर में। और आपको पता है पर मीटर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर 1/1000 है ना, तो ये करना पड़ेगा हमें यहाँ चेंज। तो इस फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए 1000 से, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल अपॉन लीटर है, यहाँ पे लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया लीटर में, और इस वॉल्यूम को अगर आप क्यूबिक मीटर में चेंज करना चाहोगे तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर,
ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर, तो 1 लीटर में 1/1000 क्यूबिक मीटर, तो 1/1000 यहाँ पुट करना पड़ जाएगा। इसके लिए क्यूबिक सेंटीमीटर अगर रहा तो उल्टा हो जाएगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तब वो क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हम लोग किए थे, याद है ना क्लास में। फिर यहाँ पे रिमाइंड कर लीजिए अपने माइंड में। अपॉन यूनिट इसका इक्विवेलेंट, जैसे मोल होता था ग्राम मोल, वैसे ही इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ग्राम मोल को मोल लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट लिख लीजिए। और वॉल्यूम के लिए आपको मैंने कहा कि ये हमें लीटर में नहीं लिखे, क्योंकि मीटर है तो इसके लिए क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला में हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यूबिक मीटर रखेंगे तो अपॉन 1000 करना पड़ जाएगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। यूनिट में हम 1000 वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यूनिट से वैसे ही लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिट हमें निकल के आ जाएगा इसका क्या, सीमेन मीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ठीक है, मीटर क्यूब और पर मीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ये यूनिट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दो बिल्कुल एकदम ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी आपका श्योर शॉर्ट में है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आना है बिहार बोर्ड में, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से बात करते हैं अगला कौन सा, अगला हम लोग बात करते हैं क्या, कोहलर्स लॉ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है वो जा रहा है कोहलर्स लॉ, ठीक है। कोहलर्स लॉ की बात करते हैं। कोहलर्स लॉ है क्या, कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसकी बात करेंगे, ठीक है। कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसमें हम लोग जो बात करेंगे ये बताएगा हमें कि कोई भी कैटायन या फिर एनायन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी होता है, वो मोलर कंडक्टेंस हो चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, ठीक है, अगर आप निकालते हैं तो वो किससे, वो कैटायन या एनायन किस सॉल्ट से आया, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कैल्शियम क्लोराइड से क्लोराइड आता है या मैग्नीशियम क्लोराइड से क्लोराइड आए या सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड हो, कहीं का हो, इससे कोई मतलब नहीं क्लोराइड कहाँ से आया। मतलब इससे होता है कि क्लोराइड अगर है तो क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वो फिक्स है, ओके। अगर हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है ना, इसलिए तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, क्योंकि डाइल्यूट करते करते आपका कनेक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, तो मैक्सिमम कनेक्टिविटी जो होगा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी अगर हम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, चाहे वो सोडियम क्लोराइड से आए, चाहे वो मैग्नीशियम से, चाहे किसी भी साल्ट से कहीं से आए, उससे मतलब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जब वो माइग्रेट कर रहा होता है तो क्लोराइड का जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। तो सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से सॉल्ट से कैटायन या कौन से सॉल्ट से एनायन आ रहा है, उसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फिक्स है, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक है, ओके। यही बात कहा था किसने कहा था, कोहलर्स ने। इसको दिखाया कैसे, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कोहलर्स ने क्या कहा था कि ये जो हमारा कैटायन या एनायन है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, इस बात से कि वो किस सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का माइग्रेशन एक पोल से दूसरे पोल तक जो होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका ओरिजिन क्या है, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, ओके। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ आयन। तो इसको दिखाया कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिखाइएगा अगर आएगा कोहलर्स लॉ। लिखना तो है ही कोहलर्स लॉ को इस तरह से कि आयंस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे माइग्रेट करने के लिए एक पोल से दूसरे पोल तक। इसका माइग्रेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, या इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, वो कैटायन एनायन कहाँ से आ रहा है, किस सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है। कैटायन एनायन किसी भी सॉल्ट से आए, एक पार्टिकुलर कैटायन एक पार्टिकुलर एनायन का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे कि ये लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है, कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाया गया इस तरह से, ठीक है, लैम्डा मोलर कनेक्टिविटी को लेकर दिखाया जाता है। वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी लेकर दिखा सकते हैं, जैसे मोलर कनेक्टिविटी वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी हम लोग लिख सकेंगे। वहाँ पे लैम्डा इक्यू लिखा जाता है, यहाँ पे लैम्डा एम लिखेंगे,
ओके, हालांकि मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग टर्म देंगे हम, तो लोग यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे किसी एक पार्टिकुलर सॉल्ट, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं NaCl, इसके लिए NaCl, तो यहाँ पे कैटायन हमारा Na+Cl- हो गया। तो बोला गया क्या कि इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन Na+, ठीक है, अब प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl-, ठीक है। ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है M, ठीक है, ओके, कैटायन का और एनायन का। तो ये बात कहना था कि किसी भी साल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो उसके जो करस्पॉन्डिंग कैटायन या करस्पॉन्डिंग एनायन है उन दोनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन, टोटल नंबर ऑफ एनायन जो रहेगा उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। जैसे अगर बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो अब यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम का एक कैटायन हमारा हो गया, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड अगर लेंगे उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में 1 मोल कैल्शियम आयन है, तो ये हो गया, ठीक है। अब प्लस 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड देगा, तो एक कैल्शियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो ये 1 मोल कैल्शियम आयन देगा और 2 मोल क्लोराइड, तो 2 मोल क्लोराइड आयन देगा, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डबल हो जाएगी ना, ठीक है, डबल नंबर ऑफ आयन है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ओके। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। दूसरी बात, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो दिखाया गया था कि किस तरह से इंडिपेंडेंट है अलग अलग साल्ट से, इसके लिए क्या किया, अलग अलग साल्ट ले लिया गया, जिसमें एक बार कैटायन सेम रखा गया और एक बार एनायन सेम रखा गया, फिर उसका डिफरेंस निकाला गया, ठीक है। देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग फटाफट। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, चलो सोडियम ही ले लेते हैं, सिंपल मोनो, सोडियम क्लोराइड एक बार ले लिया, ठीक है, और इसमें माइनस कर देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मैंने इस पर एनायन सेम लिया, ओके। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में एक बार, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ले लिए, नेक्स्ट टाइम सोडियम का ही साल्ट लेंगे, पोटेशियम का ही साल्ट लेंगे 1 मोल करके, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है, आयोडाइड ले लीजिए या कोई और भी, ठीक है, साल्ट ले सकते हैं, ब्रोमाइड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया। जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला गया सोडियम क्लोराइड का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला गया पोटेशियम क्लोराइड का और इनका डिफरेंस निकाला गया, फिर यहाँ पे दूसरी बात सोडियम ब्रोमाइड का और पोटेशियम ब्रोमाइड का लेके फिर उसका डिफरेंस निकाला गया, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बताया कोहलर्स ने कि ये देखो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, माइग्रेट करने के लिए इसका जो माइग्रेशन होगा, ठीक है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन का वो इंडिपेंडेंट है कि सोडियम कहाँ से आ रहा है, सोडियम क्लोराइड से आ रहा है कि सोडियम ब्रोमाइड से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोटेशियम क्लोराइड से आ रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक पोल से दूसरे पोल तक जो माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ये फ्री है मूव करने के लिए, ओके। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, देखिए कैसे इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं उसी तरह से जैसे ऊपर लिख रहे थे, क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो स्मॉल लैम्डास लिखा करेंगे एनायन को, ठीक है, और पूरे साल्ट को हम लोग देखते हैं लिखते हैं तो बड़े वाले कैपिटल लैम्डास लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक देखो बहुत दिनों से इसको नहीं पूछा, कोहलर्स लॉ पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन में लिखा, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन लिख लिया, ठीक है, उसका ये माइनस से गया, ओके। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटेशियम कैटायन माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, प्लस, ओके, प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन becomes equals to limiting molar connectivity of sodium cation, okay, plus limiting molar connectivity of ब्रोमाइड एनायन, सारा का सारा एम लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोलर कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटेशियम कैटायन माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ब्रोमाइड एनायन, ओके, समझ की बात को, चलो आ जाएगा, समझ लो ना, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कटा तो, ओके। मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए, अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन और माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटेशियम कैटायन और माइनस प्लस माइनस माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ब्रोमाइड एनायन
ओके जिनको आ रहा होगा वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ा के देख लेना, टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं जान रहे हैं वो सिर्फ वॉच करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मस्ती किए साल भर, ठीक है। तो बाबू पास होना है, ठीक है, अच्छा नंबर लाना है, ब्लेसिंग बिल्कुल बना रहेगा हम लोग का सबको एक एक्सपेक्टेशन यही कि तुम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे, ठीक है, और बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और जिनको कन्फ्यूज़न है वो वॉच करिए, जो प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी आपको क्लास में पूछा था और टेस्ट में भी दिया था, तो कुछ बच्चे ने किया भी है, तो जो कर चुके हैं वो अपना टाइम नहीं गवाइएगा, ठीक है, वीडियो स्किप करिएगा, आगे बढ़िएगा। ओके, माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटाशियम, माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ब्रोमाइड। देखो हड़बड़ी में ना बहुत गड़बड़ी भी हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ तुम लोग ध्यान दे रहे होगे, क्लास में इतना ऐसे हड़बड़ी करके हम लोग पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ते थे आराम से। अभी ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है, बच्चे लोग को देना है। ओके, तो चलिए अब क्या हो रहा है क्या कि ये हमारा क्लोराइड प्लस और माइनस ख़त्म, ये ब्रोमाइड प्लस माइनस ख़त्म, बच गया क्या, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटाशियम आयन बिकम्स इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन माइनस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ पोटाशियम कैटायन। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो किस सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है, ये शो कर देना है और यहाँ नीचे में लिख देना है, ठीक है, यही है हमारा क्या कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ओके, यही कारण है, ये प्रूव हो गया यहाँ से कि ये दोनों बराबर है। प्रूव कर दीजिएगा कि किसी भी सॉल्ट का किसी भी सॉल्ट से सेम कैटायन सेम एनायन अगर डिफरेंस लेते हैं, सेम कैटायन का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिया, उसी तरह से सेम एनायन का डिफरेंस ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया तो यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ सोडियम ब्रोमाइड ले लेते तो क्लोराइड ब्रोमाइड का डिफरेंस आ जाता, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस अगर लेंगे तो वो सेम आ जाएगा, यही कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। खत्म कहानी, कोहलर्स लॉ यहीं तक था, कोहलर्स लॉ फिनिश। तो कोहलर्स लॉ आएगा तो ये चीज़ करने आपको आना चाहिए, ये चीज़ करके दिखा दीजिएगा, ये वाली बात बता दीजिएगा, बाकी थ्योरी तो आप लिख लोगे, ठीक है, सही है। चलिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों तुम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फैराडेज लॉ, ठीक है, दूसरा आपका स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, कनेक्टिविटी का, ओके, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी कंडक्टेंस जिसको कनेक्टिविटी बोले थे, ओके, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो दो चीज़ आपका ये हो गया, उसके बाद ये कोहलर्स लॉ, खत्म कहानी। चलिए, यूनिट पीस का ध्यान रखिएगा, आपका कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का और मोलर कंडक्टेंस अगर आए तो वहाँ पर मोल लिखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, उसका, या फिर कंडक्टिविटी का या कंडक्टेंस जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कनेक्टिविटी उसका, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। खत्म कहानी, फिनिश। अब यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करना। ऐसे आया हुआ है, ज़्यादा चांस तो नहीं लग रहा है मुझे कि वो पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर भी अगर आया तो आपको क्या करना है पता है ना। चलो, उसमें भी क्वेश्चन कुछ बन जाएंगे, फटाफट जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होगा ये सीख लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो सीख लेंगे, और सॉल्ट ब्रिज क्या है ये सीख लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आ गया ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या क्या मैंने कहा फटाफट बताइए, रिकॉल कीजिए क्या क्या था। क्या क्या था रे बच्चा। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोड। कई बच्चे तो अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें कि कैटायन कैथोड एनायन एनोड में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, तो हो रहा होगा, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, अब लास्ट टाइम आ गया। अब अभी भी अगर इस सब चीज़ में कंफ्यूजन रहा फिर तो बड़ी मुश्किल है, फिर तो भगवान जी का पूजा करो रोज और कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम है, इतना कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, सारे बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, पास होने का तो सोचना ही नहीं है, पास तो होना ही है सबको, ठीक है। CBSE वाला सबको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलो देखो बिहार बोर्ड वाले आ जाओ, हम बहुत खुश है तुम लोग ना, पास हो जाएंगे चलो नंबर अच्छा लाओ, ठीक है, पास होने का मतलब नहीं है। ओके, बात कर रहे हैं अब हम लोग क्या, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। करना क्या था,
हम लोग को पता है कि दो तरह का सेल था, एक डायरेक्ट से और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे, वो तो 11th में था, जो पूछेगा उस पर बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है क्या, हम लोग दो हाफ सेल बना लेते हैं फटाफट। जैसे ही करना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करना, फटाक से दो हाफ सेल ड्रॉ कर लेना है। दोनों में क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रोड डाल देना है। जो इलेक्ट्रोड डालेंगे उसी का इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना कि किधर रखेंगे जिंक, किधर रखेंगे कॉपर। अरे वही कौन सा राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, लोन लगा देना है। लोन लेफ्ट साइड किधर गया, लेफ्ट, ये हो रहा है लेफ्ट। हाँ लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ऑक्सीडेशन किसका होना है, जिंक। यस, कॉपर का नहीं, कॉपर का रिडक्शन। ठीक है, जिंक। ओके, तो ये कर लिया फटाक से यहाँ पे जिंक, और यहाँ पे कर दिए जिंक आयन। भर दो पकड़ के जितना भर सकता है, जिंक आयन जिंक आयन जिंक आयन। अरे एनायन भी भर दो। ठीक है, सल्फेट सल्फेट सल्फेट। हाँ सर ही भर रहे थे, आप लोग थोड़े भर रहे थे, वो तो सर का काम है। ओके, हाँ ये दिखा देना इस तरह से। और इधर आपने क्या किया, जिंक। हाँ इधर कॉपर कर लेते हैं, नहीं तो ये हो गया कॉपर 2+, कॉपर 2+, मोर स्टेबल फॉर्म कॉपर का, कॉपर 2+, चूँकि हाइड्रेशन एंथैल्पी के चलते। ठीक है, 2+ हो रहा है, आराम से मिल जाएगा आपको। ओके, वैसे 1+ में भी आपका बोलते हैं स्टेबल है, स्टेबल तो है क्योंकि वो आपका D9 है ना, तो 1 होने चलते D10 कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो वो स्टेबल। कहाँ पी ब्लॉक में फिर घुस गए हम, चलो करेंगे चर्चा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन एंथैल्पी अब हाइड्रेशन के चलते, हाइड्रेशन एंथैल्पी के चलते DCU2+ पानी में आपका। ठीक है, इस तरह से मिल गया हमें। और ये लगा दिया हमने यहाँ पे, लिख देना कौन सा बांध है रे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, कर देना। ओके, ये हो गया हमारे पास कॉपर का रॉड, और ये हो गया अपने पास जिंक का रॉड, और ये दोनों को जोड़ दिए और यहाँ पे लगा दिए। क्या लगा दिए, एमीटर। ओके, ठीक है, ये बताएगा करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। ज़्यादा ऊपर हो गया क्या रे, दिखने रहा है, चलो नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलो रे एमीटर नीचे आ जा। तो ये हो गया, मैंने एमीटर लगा दिया, ऐसे दिखा देना। ठीक है, हो गया कहानी। ओके, अब तो आ रहा है ना, चलो थोड़ा थोड़ा कर लेना। ठीक है, अब इतना कहाँ करने जाएंगे। ओके, खुद ही रिकॉर्डिंग करो, खुद ही बनाओ, बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बस तुम लोग के लिए हम कर दे रहे हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये अब वोल्ट मीटर लगा देना, कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या हो तो गया, सब काम ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे लाइट दिखा देना, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। इसको दिखा देना कि ये हमारा क्या है, एनोड है। ठीक है, और ये हमारा बन गया कैथोड हो गया। जितना कुछ दिखा सकते हो दिखा देना। सर से ज़्यादा तुम लोग स्मार्ट हो। ठीक है, तुम लोग होशियार है। ठीक है, निगेटिव हो गया, ये माइनस भी, ये हो गया पॉजिटिव। ओके, ऑक्सीडेशन हुआ, आप दिखा देना फटाफट। ऐट कैथोड, ऐट एनोड क्या हो रहा है, ऐट एनोड। ठीक है, ऐट एनोड क्या होगा, जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन Zn2+ में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पे। इसका फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, लिख देना इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना पड़ता है। याद है ना, यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देख ले, बात कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हो सकता है, पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अच्छा चलो बात करते हैं। ठीक है, पहले ये तो देख लें। ठीक है, इसमें जिंक 2+ से जिंक होना, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, हालांकि जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, लिख रहे हैं रिडक्शन, तो ये माइनस में है ना, माइनस में हो गया, कितना है 0.74। ओके, उसके बाद दूसरा कौन कैथोड पे क्या हो रहा है रे, कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर का, अरे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन होगा। हाँ सर, रिडक्शन होगा। चलिए, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर। ओके, दिखा दीजिएगा,
ये सब भी सब आपको लोग को आता है, सब कर चुके हैं। यहाँ क्या हड़बड़ी में छेद, ऐसे ही कर रहे हैं बस कि रिवाइज हो जाए, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में और बड़ा एक्यूरेसी के साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है। बहुत प्यार से एक एक कॉपी को मैंने चेक किया है आप लोग का, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया किए हैं आप लोग, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतर करना है, ओके। हो गया, ये सब काम कर देना है। इसके बाद क्या, ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेल हुआ, 2 हाफ सेल हुआ ये, ठीक है। ये हो गया हमारा आज इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है आपका रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसे ऐसे करके सब दिखा देना, पूरा बढ़िया से बना के लंबा चौड़ा कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म, सब पता ही है, ठीक है। काम फिनिश। ओवरऑल रिएक्शन दिखा दीजिएगा, दोनों को समअप कर लीजिएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिएगा, ठीक है। जिंक का और Cu2 प्लस दिखा दीजिएगा, दोनों मिलके बन गए, क्या बन गए, कॉपर का कॉपर बन गया, जिंक का जिंक आयन बन गया। पहले जिंक का जिंक आयन बना दीजिए, जिंक 2 प्लस कॉपर का कॉपर में कन्वर्ट हुआ कॉपर आयन, ठीक है। सेल का EMF, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। जिसका रिडक्शन हुआ है उसको प्लस में रख दीजिए, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन वाला, तो ये हमारा कैथोड वाला, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल रखना होगा, और माइनस जिंक वाले का, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करना पड़ेगा, है ना। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल करना पड़ेगा, प्लस करना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ही नहीं करनी है, दोनों बात हमें रिडक्शन पोटेंशियल पे ही करनी है। रिडक्शन पोटेंशियल किस काम को करना है, यहाँ पे लिखना होगा। अरे यहाँ तो कुछ लिख ही नहीं रहा है, हाँ, नीचे वाला रिएक्शन दिखा कि नहीं, चला गया, यहाँ तक तो गया सर, सही था, और यहाँ से चला गया, कर लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सेल का EMF यहाँ लिख रहा हूँ मैं, EMF ऑफ सेल बिकम्स इक्वल्स टू क्या कैटायन, क्या ये क्या बोलते हैं, कैथोड पे गया जो, कैथोड का EMF 0.34 और माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों मिला के 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेल का EMF। इस तरह से निकाल लें। अगर आपको दिया रहे 2 सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, 2 हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, तो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने, EMF निकालने पूछ सकता है। देखो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, क्या होगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या होगा यूज इसका। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि एक, ठीक है, मोबाइल सॉल्ट इसमें रहता है, जो कि ईजिली डिसोसिएट हो जाता है, कैटायन इसके ईजिली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। इसमें मोबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ये क्या करेंगे, तो दोनों के दोनों हाफ सेल में, करस्पॉन्डिंग हाफ सेल में कैटायन और एनायन के अमाउंट जो घट रहे हैं उनको बैलेंस करने का काम करेगा। अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला जो एप्लीकेशन होगा, जो पहला यूज़ होगा, वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। जिस सेल में कैटायन की कमी होगी वहाँ कैटायन चला जाएगा, जिस सेल में एनायन की कमी होगी वहाँ एनायन चला जाएगा। ध्यान रखना है, सॉल्ट ब्रिज में वैसे सॉल्ट को रखते हैं जो सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइट से जाके रिएक्शन ना कर ले। ये भी ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट से जाके रिएक्शन ना कर ले। ख़त्म कहानी, इतनी बात हो गई। सॉल्ट ब्रिज का काम यही कर देना है, बस फिनिश। अब इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसा रॉड लेते हैं, कोई भी ऐसा रॉड, जरूरी नहीं कि वो मेटल का ही हो, जैसे कार्बन का भी आप ग्रेफाइट रॉड लेते हैं, ग्रेफाइट का भी इलेक्ट्रोड बनता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करेगा, चाहे लेके जाए चाहे लेके आए, ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रॉन का कैरी करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला रॉड, इलेक्ट्रिसिटी का रॉड, इलेक्ट्रोड। खत्म कहा, ये नाम से तो क्लियर है, सब तो समझाया हुआ हूँ क्लास में, ठीक है, बस रिवाइज कर लो फटाफट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड इज एनी काइंड ऑफ रिजिड रॉड, ठीक है, विच इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू द सेल या फ्रॉम सेल टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब सेल क्या, सेल मतलब बाहर अगर कोई सेल लगा हुआ है या कोई डिवाइस लगा हुआ है, फिजिकल डिवाइस लगा हुआ है वहाँ से, या एक वायर लगा हुआ है, तो वायर से इलेक्ट्रोड में, वायर से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से वायर में
करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए यूज़ करने वाला रॉड जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप रहता है, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ख़त्म कहानी, ठीक है, लिख लोगे, कर लोगे, इतना पता है। दूसरी बात क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यस ये वही बात थी, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो एक हाफ सेल में अगर बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि इस इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होगा या फिर वो रॉड से अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, तो ये कैटायन और ये आपका न्यूट्रल रॉड, इनके जैसे यहाँ पे जिंक है और ये जिंक आयन है, तो जिंक और जिंक आयन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यही किसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी एक हाफ सेल लेना होगा, हमें कोई भी एक हाफ सेल लेना पड़ेगा जिसमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसी का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें सॉल्यूशन जो लेंगे वो 1m सॉल्यूशन लेंगे उसी इलेक्ट्रोलाइट का, जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे जिंक का करना है तो जिंक के ही रॉड लेंगे, जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। और अगर हम लोग कॉपर का फाइंड करना है तो कॉपर का ही रॉड लेंगे, कॉपर का ही सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाँ हाइड्रोजन का ही सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन ले लेंगे 1m का, ठीक है। और हाइड्रोजन का रॉड, हाँ हाइड्रोजन का रॉड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का रॉड गैस है, उसका रॉड तो नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे हम लोग एक ये ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस को डिफ्यूज़ किया जाता है 1m प्रेशर पे, और नीचे में वहाँ पे लगा रहता है एक माइका शीट पे प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है, का प्लेट लगा देते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ख़त्म कहानी। ओके, तो यही काम करते हैं इलेक्ट्रोड। अब बात थोड़ी हाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ कि एक किसी हाफ सेल का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस हाफ सेल में स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाएगा 1m कॉन्सेंट्रेशन, और उसे हम लोग जोड़ देंगे इससे SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हमें उस साइड में रखना है जिधर रिडक्शन होना है, मतलब राइट हैंड साइड में। तो SHE का पोजीशन फिक्स है, उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना पड़ेगा, और SHE को एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि वहाँ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, चाहे वहाँ ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, कुछ भी हो। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल हमें कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। अगर पॉजिटिव में आ गया मतलब कि हमने जो इलेक्ट्रोड लिया, हाफ सेल जो लिया, उसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो रिडक्शन पोटेंशियल हमें निगेटिव में दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीडाइज जा रहा है, तभी तो निगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला करते हैं। तो जब भी अगर पूछे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करना है, क्या होता है, तो उसको बस SHE से रिलेट करके निकाल देना है, और SHE से पॉसिबल हो तो SHE के साथ में आपको ये डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। और डायग्राम बना के अगर इक्वेशन लिख दिए तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है, कोई नंबर नहीं काट सकता फिर, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक की कहानी ख़त्म, ये सब हो गया, इसमें इतना ही चीज़ है, फिनिश हो गया। अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे आपको पता है ना क्या होना है, हाँ, अगर डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंडक्टिविटी करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, यस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते चला जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाते डाइल्यूट कर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक पार्टिकुलर वॉल्यूम अगर बात करेंगे जो हमारा सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट में L और A तो कांस्टेंट है ना, पार्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स है वहाँ पे L और A। तो पार्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो घट जाएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट घटेगा डाइल्यूशन करने पर, कंडक्टेंस तो घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस तो घटेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी भी घटेगी, यस। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि पर मोल वाली बात हो जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि m से डिवाइड करना है ना। तो डिनोमिनेटर वहाँ पे डाइल्यूट करने पे मोलरिटी भी तो बहुत घट जा रही है ना, तो m भी तो घट जाएगा, तो उस केस में वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर पर यूनिट मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर m में निकालना है, अपॉन m हो जाता है। तो मोलरिटी जिस अमाउंट से घट रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका कंडक्टिविटी जो होगा वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाता है।
क्योंकि डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन ज़्यादा फर्निश हो जाता है, तो कनेक्टिविटी उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करती है। ओवरऑल कनेक्टिविटी घटेगी, लेकिन K/m का वैल्यू जो होगा, जिस रेशियो से K आपका घटेगा उससे ज़्यादा रेशियो से मोलरिटी घट जाएगी। ठीक है, यही कारण है। ये नहीं समझ रहा है तो देख लीजिए, लैम्डा m हमने लिखा K/m, है ना। तो अगर आप डाइल्यूट करिएगा तो K का वैल्यू घटेगा, ठीक है, m का वैल्यू भी घटेगा, लेकिन K जितना तेजी में घटेगा उससे ज़्यादा फास्ट m घटेगा। जिस रेशियो में K घट रहा है उस रेशियो से उससे ज़्यादा रेशियो में आपका m घट रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आयन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। इसके चलते लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या मोलर कनेक्टिविटी आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, डाइल्यूशन के केस में गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी तो घटना है, यस सर घटेगा। कंडक्टेंस घटेगा, यस सर घटेगा, पक्का घटेगा। ठीक है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी डाइल्यूट करने से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं फटाफट, इसका यूजेस। ठीक है, और सेकेंडरी सेल, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे। ओके, तो चलिए देखते हैं अब फटाफट हम लोग सेल की बात कर लेते हैं। सेल में हमारे पास, ठीक है, दो तरह का प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये दो ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेल में आपको ये पूछा जाएगा, प्राइमरी सेल का बस पूछेगा तो स्ट्रक्चर बना देना है, फटाक से छाप देना है ये वाला। ठीक है, करना क्या है इसमें आपको पता ही है, ये एक इस तरह से मेटलिक केज बनाते रहिएगा। मेटलिक केज बना के, मेटलिक केज यही आपका क्या, यही आपका जिंक का बनेगा। ठीक है, तो जिंक यही आपका कन्वर्ट करेगा जिंक 2+ में, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका एनोड बनने वाला है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा, एट एनोड जिंक जो है आपका जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देगा, सेम रिएक्शन। ठीक है, बट कैथोड पे जो होगा यहाँ पे रिएक्शन, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में यहाँ पे कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड बनाया गया है वो आपका ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, ये ग्रेफाइट रॉड है जैसा कि बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ग्रेफाइट रॉड मेटल के लोग कैप यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करा सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज होकर यहाँ पहुँचेगा। और ये ग्रेफाइट रॉड सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें पेस्ट रखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज +4 स्टेट में यहाँ पे रहता है मैग्नीज ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन के साथ में। ठीक है, कार्बन यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइड वही, ठीक है, वो पाउडर के फॉर्म में इसमें पुट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके इधर जो रहेगा आपका ये दिया जाता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन के लिए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यही इन्हीं के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मैग्नीज ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन रिसीव करके रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन होगा देखिए फटाफट, अमोनियम क्लोराइड बस H+ देने का काम करेगा, बहुत बड़ा वो भी इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए क्या क्या काम होगा, कैथोड पे क्या होगा, हाँ मैंने क्या कहा, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। कार्बन यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए नहीं है, कंडक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, और ये जो आप सेपरेट से सेपरेट किया हुआ है अमोनियम, ये पोरस रहता है, आराम से एक दूसरे में मूव कर पाता है आराम से इजीली। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम आयन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा किसमें, तो मैग्नीज अब यहाँ से +4 से +3 स्टेट में आ जाएगा और ये बन जाएगा MnOHO। इस तरह से लिख देते हैं, इसको लिखा देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या कि अमोनिया यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना डायग्राम बनाना है और ये 2 रिएक्शन दिखाना है। ठीक है, प्राइमरी सेल में इतना ही दिखाना होगा, खत्म कहानी। सेकेंडरी सेल की बात करते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेल याद है ना, सेकेंडरी सेल कौन सा, वही चार्ज जिसको कर देते हैं। ठीक है, लीड ऑक्साइड वाला, हाँ, उसमें 2 प्लेट रहा करेगा। ठीक है, 2 प्लेट रहा करेगा, उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इतना मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लेट है, आपको पता ही है, एक होगा PB का और एक होगा PbO2 का। ठीक है, तो
हाँ PbO2 ओके। लीड और लीड ऑक्साइड का 2 प्लेट अपने पास, दोनों का दोनों सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, दोनों का दोनों सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करेगा, तो दोनों में क्या होगा कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटना शुरू होता है, सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। SO4 - 2- जो है उसके साथ में कंबाइन होना शुरू करेगा लीड। रिएक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। Pb का SO4 PbSO4 बनाता है, वहाँ पे भी PbSO4, दोनों का दोनों डिपॉजिट होगा, ठीक है। एक में लीड है और एक में लीड ऑक्साइड है, बस यही फर्क है, ठीक है। मतलब एक में लीड आपका जीरो स्टेट से +2 फॉर्म में चला जाता है, और एक में लीड PbO2 मतलब +4 स्टेट है, +4 से फिर वो PbSO4 बनाता है तो Pb+2 में चला जाता है, ठीक है। तो एक में 4 से 2 पे आता है रिडक्शन, एक में 0 से 2 पे जाता है ऑक्सीडेशन, यही हुआ करता है। दिखा दीजिएगा दोनों का, ठीक है। चार्जिंग का उसका उल्ट रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। डिस्चार्ज होते समय फॉरवर्ड रिएक्शन, बस यही काम करना है, उतना करने आता है आप लोगों को, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। सेल में आप प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूल सेल रहने दीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिए, इतना कवर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सरफेस, जल्दी जल्दी ये सही हो जाए, ठीक है।